एक प्राइवेट स्कूल था, बहुत ही सुंदर और अनुशासित। उसी स्कूल की प्रिंसिपल थीं, एक बेहद होशियार, सधी हुई और अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेने वाली युवती। उनकी उम्र केवल 24 साल के आसपास रही होगी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने ज्ञान, अनुशासन और मेहनत से पूरे स्कूल में एक अलग पहचान बना ली थी। छात्र उन्हें बहुत सम्मान देते थे और शिक्षक भी उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे। उनका एक प्यारा सा नियम था, कुछ होनहार बच्चों को स्कूल के बाद निःशुल्क ट्यूशन देना। उन्हीं बच्चों में एक था, कक्षा 9 का छात्र, जो पढ़ाई में तेज और व्यवहार में बेहद विनम्र था। एक दिन की बात है, वह छात्र रोज की तरह ट्यूशन के लिए स्कूल के कमरे में पहुंचा। जैसे ही वह प्रिंसिपल मैडम के सामने पहुंचा, मैडम ने धीरे से कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी। इतना कहकर वो चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। वह छात्र अवाक रह गया। उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप परेशान मत होइए। लेकिन वह भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो हमेशा मुस्कुराकर पढ़ाने वाली मैडम आज इस तरह टूट गई हैं। छात्र ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया, जो उसके साथ ही ट्यूशन पढ़ते थे। उसने उन्हें सारी बात बताई कि मैडम ने आज ट्यूशन नहीं दी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत दुखी लग रही थीं। दोनों दोस्तों ने बिना देर किए कहा, चलो, हम सब चलते हैं। कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। मैडम को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तीनों दोस्त वापस मैडम के पास गए। दरवाजा धीरे से खटखटाया और अंदर जाकर बोले, मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कृपया बताइए, क्या हुआ है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? ये सुनते ही मैडम का संयम टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगीं। बच्चे स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद मैडम ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं क्या करूं? मेरे हाथों एक मर्डर हो गया है। एक लाश मेरे घर में पड़ी है। कई घंटे बीत चुके हैं। ये सुनकर तीनों लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तीनों छात्र अभी भी सदमे में थे। सामने उनकी प्रिय प्रिंसिपल, जिनसे वो ज्ञान और संस्कार की उम्मीद करते थे, वो अचानक ऐसी बात कह रही थीं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। मैडम की आंखें सूजी हुई थीं और चेहरा डर और पछतावे से भरा था। उन्होंने एक बार फिर कांपती आवाज में कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरी एक आखिरी बात मान लो। लाश को ठिकाने लगाना होगा, अभी के अभी। तीनों लड़के डर गए, लेकिन न जाने क्यों, शायद उनकी मासूमियत या फिर मैडम पर अंधा भरोसा, उन्होंने सिर हिला दिया। मैडम ने कहा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर जरा सी भी चूक हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। रात के अंधेरे में चारों लोग, तीन छात्र और मैडम, मिलकर उस लाश को एक पुराने बोरे में भरकर बाहर ले गए। जगह जगह सावधानी बरती गई। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए, बिना मोबाइल ऑन किए, एक पुराने जंगल के पास जाकर उन्होंने लाश को गहराई में दफनाया। उनका मानना था कि उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। 5-6 दिन बीत गए। स्कूल फिर से खुल गया था। मैडम पहले की तरह पढ़ाने लगी थीं। छात्र भी अपनी पढ़ाई में लग गए थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। कुछ सवाल बार बार उनके मन में गूंजते, क्या हम भी अपराधी हैं? क्या हमने मैडम का साथ देकर गलती की? और फिर एक दिन अचानक स्कूल में पुलिस पहुंची। तीनों छात्र हिरासत में ले लिए गए। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पोल खुली कैसे। मैडम भी गिरफ्तार कर ली गईं। जब ये खबर टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर फैलने लगी तो पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। अखबारों की सुर्खियों में केवल एक ही बात थी, 24 साल की प्रिंसिपल मैडम ने किया खौफनाक कत्ल। 3 स्टूडेंट्स से मिलकर लाश ठिकाने लगवाई। जांच में जो सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस को लाश तो नहीं मिली थी पहले, लेकिन उस लाश पर पहनी गई टी शर्ट का एक बटन, उसके रंग का छोटा सा हिस्सा और अंडरवियर पर छपी एक खास डिजाइन, यही सब सुराग बने जिसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। फोरेंसिक जांच में पता चला कि लाश की पहचान किससे मिलती है और अंतिम बार वो व्यक्ति कहां गया था। जब पुलिस ने पूरे इलाके के फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो मैडम तक पहुंचने में देर नहीं लगी।
लोग अवाक थे, अभिभावक स्तब्ध। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वही शिक्षक, वही प्रिंसिपल ऐसा कैसे कर सकती है? स्कूलों में बच्चों को भेजने से डर लगने लगा। क्या अब शिक्षक भी भरोसे के लायक नहीं रहे? ये सवाल हर माता पिता के मन में उठने लगा। और अब शुरू होती है असली तहकीकात कि आखिर मैडम ने मर्डर क्यों किया, किसका किया, और क्या तीनों छात्र भी दोषी थे या सिर्फ मोहरा बनाए गए? कहानी का नाम प्रिंसिपल मैडम का राज, भाग 3। शैली रहस्य, सस्पेंस और सच्ची घटना की बुनावट में। दिन था 15 मई 2025। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के चौसाला वन क्षेत्र में एक परिवार टूर पर निकला था। दोपहर का समय था। गाड़ी एक जंगल नुमा इलाके से गुजर रही थी। अचानक एक सदस्य बोला, रुको, मुझे टॉयलेट जाना है। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। वह व्यक्ति जंगल की झाड़ियों की ओर बढ़ा ताकि वह थोड़ा एकांत पा सके। जैसे ही उसने झाड़ियों में कदम रखा और झुका, उसकी नजर कुछ दूरी पर गई। कुछ जल रहा था, लेकिन वो दृश्य सामान्य नहीं था। कोई लकड़ियां नहीं थीं, न कोई चिता जैसी चीज, न श्मशान का माहौल। फिर भी कुछ जल रहा था, और वह चीज थी एक लाश। उसने तुरंत टॉयलेट करना छोड़ दिया और उस जलती चीज के पास गया। जब उसकी आंखें उस दृश्य पर पड़ीं, तो वह चीख पड़ा। चीख सुनते ही गाड़ी में बैठे उसके परिवार के बाकी सदस्य घबरा गए। वे भी दौड़कर वहां पहुंचे। क्या हुआ? उसने कांपते हाथ से इशारा किया। देखो। जैसे ही सभी ने देखा, आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सचमुच एक इंसानी लाश थी जो अधजली हालत में झाड़ियों के बीच जल रही थी। परिवार डर गया। फैसला तुरंत लिया गया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर चुप रहे तो कहीं हम ही ना फंस जाएं। फोन किया गया पुलिस को। कुछ ही समय में यवतमाल के एएसपी कुमार चिंता और लोहारा थाने की इंस्पेक्टर यशोधरा मुनेश्वर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने परिवार से जरूरी जानकारी ली, नाम, नंबर, पता, और उन्हें रवाना कर दिया। अब यह बन चुका था एक हाई प्रोफाइल केस। पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की। इंस्पेक्टर सतीश चाबरे, क्राइम ब्रांच, पीएसआई संतोष मनमनवार, कांस्टेबल योगेश गटलेवार, अजय डोले, विनोद राठौर, नीलेश राठौर, रथुराज मेधवे, आकाश सहारे। एसपी साहब ने सख्त आदेश दिया, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाओ, कोई कसर न छोड़ी जाए। लेकिन शुरुआत बेहद मुश्किल थी। लाश बुरी तरह जल चुकी थी। न पहचान बची थी, न ही कोई दस्तावेज। 16, 17 और फिर 18 मई, 3 दिन बीत गए। कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। और फिर 18 तारीख की दोपहर एक अजीब फोन आता है। फोन करने वाला शराब के नशे में था। वह पुलिस से कहता है, साहब, मेरा दोस्त कई दिन से शराब पीने नहीं आया है, लगता है मर गया है। पुलिस अधिकारी पहले तो चिढ़ गए। हमें एक मर्डर केस हल करना है और तू दोस्त के पीने की चिंता कर रहा है। लेकिन फिर भी कॉल को गंभीरता से लिया गया। क्या यह नशे में दी गई सूचना किसी बड़े खुलासे की पहली कड़ी थी? जांच अधिकारी तय करते हैं, चलो इस शराबी दोस्त से मिलते हैं, हो सकता है केस की गुत्थी इसी से सुलझे। पुलिस ने जैसे ही यवतमाल, वाशिम, वर्धा और अमरावती जिलों के सभी थानों को शव की जानकारी भेजी, तस्वीरें, कपड़ों के विवरण, अनुमानित उम्र, तो उम्मीद थी कि कहीं से कुछ सुराग जरूर मिलेगा। पर 3 दिन बीत गए, कहीं से कोई जानकारी नहीं आई। तभी एक फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति नशे में था। साहब, मेरा एक दोस्त है, कई दिनों से शराब पीने नहीं आ रहा। चैट करता है पर फोन नहीं उठाता। लगता है कुछ गड़बड़ है, उसके बिना शराब का मजा नहीं आता। पुलिस पहले तो हंसी में उड़ाने वाली थी, क्या हमारा यही काम रह गया है अब? पर तभी एक इंस्पेक्टर को कुछ खटकता है। वह पूछता है, ठीक है, एक काम करो, अपने दोस्त का फोटो भेजो। जब उस शराबी दोस्त ने मोबाइल से 13 मई 2025 को खींचा गया फोटो भेजा, पुलिसकर्मियों की आंखें चौड़ी हो गईं। जो कपड़े उस फोटो में थे, वही कपड़े लाश के पास जले हुए मिले थे। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति की जानकारी मांगी। नाम था शांतनु अरविंद देशमुख, उम्र 32 वर्ष, रहता था सुयोग नगर, लोहारा। पुलिस टीम तुरंत शांतनु के घर पहुंची। दरवाजा एक महिला ने खोला। आप कौन हैं? मैं निधि देशमुख, शांतनु की पत्नी हूं। शांतनु जी कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं,
लौटते ही आपकी बात करवा दूंगी। शक यहीं से गहराने लगा। पुलिस ने शांतनु का मोबाइल नंबर लिया और उसकी सीडीआर और लोकेशन ट्रेस की। रिपोर्ट आई, मोबाइल की लोकेशन पिछले कई दिनों से उसी घर की है, यानी मोबाइल कहीं गया नहीं और बाहर गए हैं वाली बात झूठ थी। अब पुलिस ने उस महिला से गहराई से पूछताछ शुरू की। आप क्या काम करती हैं? महिला ने उत्तर दिया, मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूं, सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल, दर्रोहा में। ये वही स्कूल था जहां शांतनु देशमुख एक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। अब पुलिस को यकीन हो चला था, इस महिला से कुछ ना कुछ छुपाया गया है और शायद उसने खुद ही कुछ छुपाया है। पूछताछ गहरी होने लगी। वह महिला बार बार बात बदलती रही। कभी कहती शांतनु कहीं गया है, कभी कहती वो कल ही लौटा था। पुलिस ने गहराई से जांच के लिए घर की तलाशी लेने का निर्णय लिया और फिर जो सच सामने आया उसने इस पूरे मामले को हिलाकर रख दिया। क्या सच में प्रिंसिपल मैडम ने अपने ही पति का कत्ल किया था? क्या सच में प्रिंसिपल मैडम ने अपने ही पति का कत्ल किया था, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? और 3 मासूम स्टूडेंट्स इसमें कैसे फंस गए? जब पुलिस ने निधि तिवारी से उसके पति शांतनु देशमुख के बारे में सख्ती से पूछताछ शुरू की, तो शुरुआत में वह जवाबों को टालती रही, लेकिन उसके जवाबों में विरोधाभास साफ नजर आने लगा। कभी कुछ कहती, कभी कुछ और, जैसे सच को छुपा रही हो। पुलिस ने जब थोड़ा और दबाव बनाया, तो आखिरकार उसकी जुबान खुलने लगी। उसने बताया, मैं निधि तिवारी हूं, उसी स्कूल की प्रिंसिपल जहां शांतनु टीचर था। वहीं से हमारी पहचान हुई और फिर धीरे धीरे गहरा प्यार हो गया। दोनों की उम्र में लगभग 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन यह अंतर उनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आया। प्यार गहरा था, सच्चा था, या शायद तभी तक था जब तक हालात नहीं बदले थे। परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया, जाति और सामाजिक भेदभाव के नाम पर कहा, इस शादी से कुछ नहीं मिलेगा। पर दोनों ने दुनिया की परवाह किए बिना शादी कर ली। शादी के शुरुआती महीने बेहद खूबसूरत थे। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, अपने पलों को कैमरे में कैद करते, मोबाइल में अपनी अंतरंगता के वीडियो और तस्वीरें रखते। हर चीज परफेक्ट लग रही थी, लेकिन फिर जिंदगी ने करवट बदली। शांतनु धीरे धीरे बदलने लगा, घर की जिम्मेदारियों से भागने लगा। निधि के प्रिंसिपल होने से उसे चिढ़ होने लगी। शायद उसे बुरा लगने लगा था कि उसकी पत्नी उससे कहीं ऊपर पद पर है, और फिर उसकी जिंदगी में शराब आ गई। शुरुआत में वह कभी कभार पीता था, पर धीरे धीरे यह लत बन गई। पैसे की तंगी बढ़ी, स्कूल की सैलरी से जरूरतें पूरी नहीं होती, और जब निधि कुछ कहती तो वह मारपीट करने लगता। हर रात एक युद्ध बन गई थी, कभी गालियों का, कभी हाथों का। निधि बताती है, मैं बहुत समझाती थी उसे, कहती थी कि छोड़ दो शराब, वरना हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो हर दिन और हिंसक होता जा रहा था। उसकी आंखों में प्यार नहीं, सिर्फ नफरत बची थी। पड़ोसी भी कई बार चुपचाप उन दोनों के झगड़ों की आवाजें सुन चुके थे। घर में अब न रिश्ते बचे थे, न भरोसा। निधि अंदर से टूट चुकी थी। उसके जीवन का वो प्यार अब उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। और एक दिन उस टूटन ने क्या करवाया? उसने ऐसा कौन सा फैसला लिया जो एक शिक्षक से कातिल बना दिया गया? जब रिश्ता प्यार से शुरू हो और वहीं रिश्ता जब नफरत, हिंसा और अंततः हत्या पर आकर खत्म हो, तो सवाल उठता है कि आखिर गलती कहां हुई। निधि तिवारी 24 साल की युवा और ऊर्जावान प्रिंसिपल, जिसने यूपीएससी मिशन 2030 नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने छात्रों को बड़ी बड़ी मंजिलों तक पहुंचाने के सपने दिखाए थे, वही निधि अपने ही छात्रों को एक हत्या छुपाने में भागीदार बना चुकी थी। जहर, एक फैसला, एक अपराध। 13 मई 2025 की शाम थी। शांतनु शराब के नशे में घर लौटा। रोज की तरह गालियां, बदसलूकी और हाथ उठाना। लेकिन इस बार निधि ने तय कर लिया था कि अब और नहीं। इंटरनेट से सीखी धतूरे के बीज और 15 पैरासिटामॉल गोलियों की खतरनाक मिलावट और वही मिला दी गई एक प्याले बनाना शेक में। शांतनु को हैरानी भी हुई कि आज उसकी पत्नी अचानक इतनी मीठी बातें कर रही है। उसने शेक पिया और फिर आधे घंटे तक तड़पता रहा, और उसकी पत्नी बस देखती रही, बोलती रही, यही तो दर्द था जो तुमने हर रोज मुझे दिया था।
आज मैं चुप हूं, लेकिन देख रही हूं। फिर वो मर गया। पूरी रात निधि उस लाश के साथ बैठी रही, उससे बात करती रही, जैसे कोई अधूरी किताब के आखिरी पन्ने को अपने आंसुओं से लिख रही हो। स्कूल और स्टूडेंट अंधेरे की तरफ मोड़ अगले दिन 14 मई को, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निधि स्कूल पहुंची, क्लास ली, स्टाफ से बात की। पर जब शाम को ट्यूशन का वक्त आया, उसने 3 9वीं कक्षा के छात्रों को रोका। आज नहीं पढ़ा पाऊंगी बेटा, घर में मेरे पति की लाश पड़ी है। बच्चे सन्न। क्या मैडम, आप मजाक कर रही हैं? नहीं बेटा, मैंने उसे मार डाला है। भावनात्मक तौर पर या डर के कारण तीनों बच्चे साथ हो जाते हैं। 14 मई की रात निधि बच्चों को लेकर चौसाला के जंगल पहुंचती है। लाश फेंकी जाती है, लेकिन मन को संतोष नहीं हुआ। क्या पहचान हो गई तो? 15 मई को निधि दोबारा छात्रों को लेकर वहीं पहुंचती है, इस बार पेट्रोल लेकर। लाश पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा दी जाती है। सब खत्म। पर शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। संयोग से खुला राज उसी दिन एक परिवार टूर पर निकला था। एक व्यक्ति को टॉयलेट लगती है, झाड़ियों में जाता है और सामने पड़ी जलती लाश देखकर चीख उठता है। पुलिस आती है, सबूत ढूंढे जाते हैं। कुछ हाथ नहीं आता जब तक एक शराबी दोस्त का कॉल नहीं आता। मेरा दोस्त कई दिन से शराब नहीं पीने आया। पुलिस पहले हंसती है, फिर उसका भेजा गया 13 मई का फोटो देखती है। टी शर्ट का रंग, बटन और अंडरवियर का ब्रांड सब मैच कर जाता है। सीडीआर से पता चलता है शांतनु कहीं गया ही नहीं। घर की तलाशी में वही ब्रांडेड अंडरवियर पाया जाता है और तब निधि टूट जाती है। गिरफ्तारी और समाज का आईना। 20 मई 2025 को निधि तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों छात्र हिरासत में लिए गए। पूछताछ जारी है। पूरा स्कूल सन्न है। व्हाट्सएप ग्रुप। यूपीएससी मिशन 2030 में अब कोई मैसेज नहीं आता। जो प्रिंसिपल बच्चों के भविष्य की प्रेरणा थी, वही अब कानून की किताबों का एक अपराधी अध्याय बन चुकी है। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है अंधे प्यार की, घरेलू हिंसा की, शिक्षा के नाम पर हुए विश्वासघात की। प्रेम जब जहर बन जाए तो उससे जीवन नहीं, सिर्फ मौत जन्म लेती है। और जब शिक्षक ही अपराधी बन जाए तो सबसे पहले भरोसे की हत्या होती है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो तो बस एक वादा करिए, कभी आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा मत करिए। और अगर कोई आपको या आपके आसपास के किसी को लगातार चोट पहुंचा रहा है तो चुप मत रहिए।